यूनिट्स एंड डायमेंशन के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स की एंड मेजरमेंट्स की। तो हम उस सबसे पहले देखेंगे यूनिट्स को। यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स के बारे में पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। यूनिट्स आर द पैरामीटर्स टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि किस पैरामीटर से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, दैट इज द यूनिट। फॉर एग्जांपल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो उसको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जैसे कि मीटर, फीट, सेंटीमीटर, इंच एंड यार्ड्स। फिजिकल क्वांटिटी मास को डिफरेंट यूनिट्स यानी कि केजी, ग्राम, पाउंड एंड टन एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स, मिनट्स में, आवर्स में, डेज और ईयर्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को अगर देखें तो सेंटीग्रेड, केल्विन, इस तरह से डिफरेंट यूनिट्स में एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। इसी पर बेस्ड हमारे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करते हैं फीट्स में और मास को मेजर करते हैं पाउंड्स में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड्स में। इसको एफपीएस सिस्टम कॉल करते हैं। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है कि मास को, लेंथ को हम मीटर में, मास को हम केजी और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको एमकेएस सिस्टम कॉल करते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को हम ग्राम्स में और टाइम को हम सेकंड में। सो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए जाते हैं। सो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड या साइंस कम्युनिटी के द्वारा एक स्टैंडर्डाइज बनाई हुई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में स- सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स डिफाइंड है। जैसे कि हम लेंथ की हम बात करें तो मीटर यूज करेंगे, लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे। मास के लिए हम केजी यूज करेंगे, टाइम के लिए हम सेकंड यूज करेंगे, टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन यूज करेंगे, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला यूज करेंगे और करंट के लिए हम एम्पियर यूज करेंगे। यहां पर सभी फिजिकल क्वांटिटीज की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स डिफाइंड है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स because they are defined for the fundamental physical quantities. Next thing is conversion of units. अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको वैल्यूज दी गई हैं, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे चेंज करेंगे? तो प्रीवियसली हमने बोला था n इंटू यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट कांस्टेंट होता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट आप कर रहे हो, लेट्स से दिस इज द मेजरमेंट विच विल बी n इंटू यू, यानी कि इसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करें, दैट विल बी एन वन इंटू यू वन, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में चेंज करें तो एन टू इंटू यू टू। तो जैसे जैसे आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होता है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यूनिट ऑफ लेंथ को देखें तो मीटर से अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एन की वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और यूनिट आपकी मीटर है। अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करें तो 500 हो जाएगा और यूनिट को आपने सेंटीमीटर में कर दिया है। तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे ही हमने यूनिट को स्मॉल किया है न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो हम बोलते हैं एन इंटू यू इज कॉन्स्टेंट। अगर आप यू को इंक्रीज करेंगे तो एन डिक्रीज हो जाएगा,
यानी कि यूनिट को एनलार्ज करेंगे, बड़ी यूनिट यूज करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर आप यूनिट को स्मॉल करेंगे यानी कि स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे तो आपकी एन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें बच्चों पता है 5 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, तो 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है और हमें बताना है कि कमेंट विच इज लार्जर, मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है या किलोमीटर पर आवर। तो आइए देखते हैं 5 मीटर पर सेकंड। वी कैन से दैट n1u1 equals to n2u2. Okay, so this is 5 meter per second. Okay, n2 किलोमीटर पर आवर। हमने n2 की वैल्यू निकाली है। n2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज 5 मीटर ओवर सेकेंड। n2 को निकालने के लिए हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट दिस थिंग n2। यानी कि हमने किलोमीटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर को डिवाइड किया, आर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 एज इट इज रहेगा, दिस इज मीटर, डिनोमिनेटर में किलोमीटर है, वी कैन राइट 10 to the power 3 मीटर। यानी कि किलोमीटर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। उसके बाद आर सेकंड में है, इसको हम 60 into 60 सेकंड लिख सकते हैं, और ये सेकंड। अब हमारा सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमको प्योर नंबर मिल जाएगा। n2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 5 इंटू 3600 ओवर 10 to the power 3। तो 10 to the power 3 में आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 36 into 5। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट 80। n2 की वैल्यू आपको 18 आने वाली है, यानी कि फाइनल आंसर आपका होने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर। क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर और आर यूज किए हुए हैं तो जनरल परसेप्शन ये होता है कि ये बड़ी यूनिट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एन की वैल्यू यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पर जैसे ही एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी कि यूनिट डिक्रीज होगी। सो अगर आप यूनिट की बात करें, सो किलोमीटर पर आवर इज ए स्मॉलर यूनिट एंड मीटर पर सेकेंड इज ए लार्जर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10 to the power -11 SI यूनिट्स में होती है। दिस इज द SI यूनिट। वी नीड टू चेंज इट इनटू CGS। सो अगेन हमारा मेथड होगा n1u1 इक्वल्स टू n2u2। n1 हमें गिवन है, n1 की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 to the power -11 और u1 इज SI यूनिट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वी नीड टू चेंज इट इनटू SI यूनिट्स। यूनिट कन्वर्जन में हमें डायमेंशन की हेल्प लेनी होगी और यहां पर डायमेंशन का फोर्थ यूज इंट्रोड्यूस होता है। डायमेंशन का फोर्थ यूज होता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में डायमेंशन कैसे हेल्प करता है ये देखते हैं कि अगर हमने लेट से n1 u1 यानी कि हमने m n1 इंटू u1 में आप बोल सकते हैं m की पावर a l की पावर b इंटू लेट से t की पावर c। दिस इज इन सिस्टम वन, यानी कि लेंथ, मास और टाइम आपके सिस्टम वन में होंगे, उनके पावर वन होगी। यूनिट चेंज करने से डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा और वी विल कॉल n2 इंटू यूनिट टू में मास की पावर, मास की यूनिट m2 एंड लेंथ की यूनिट l2 एंड टाइम की यूनिट t2। पावर सेम रहेंगी क्योंकि डायमेंशन सेम रहती है a b c। तो n2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n1 और आप m1 ओवर m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर a होगी तो वी विल गेट लाइक m1 अपॉन l a l1 अपॉन l2
टू द पावर बी एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C, ये N2। तो इस तरह से हम यूनिट वन में मास की यूनिट रखेंगे, यूनिट टू में मास M2 की यूनिट रखेंगे, मास की यूनिट रखेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे तो वी विल गेट ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ये भी रेशियो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और N1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इन दिस वे वी विल गेट N2। फॉर एग्जाम्पल जी की अगर हम बात करें तो जी के लिए इसकी डायमेंशन होती है, हमने स्टडी किया था, m⁻⁻1 L3 एंड T-2, ये इसकी यूनिट होती है। N1 हमें गिवन है तो N2 निकालने के लिए हम बोल सकते हैं N2 इंटू M2 टू द पावर -1 L2 टू द पावर 3 एंड T2 टू द पावर -2 N1 इंटू M1 टू द पावर -1 L L1 इंटू पावर 3 एंड T1 टू द पावर -2। डिवाइड करेंगे, एम M2 L2 और T2 को RHS में ले जाएंगे तो आपको N2 की वैल्यू मिलेगी। N2 इक्वल्स टू, दिस इज N1 इंटू M1 ओवर M2 होल टू द पावर -1 L1 ओवर L2 होल टू द पावर 3 T1 ओवर T2 होल टू द पावर -2। अब यहां पर आप रेशियो लेंगे N2 निकालने के लिए, N1 आपको गिवन है। अब यहां पर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आप मास की वैल्यू रखेंगे। जैसे कि हमारा U1 था SI यूनिट, जिसमें हमने डिजायर्ड यूनिट कौन सी है, CGS यूनिट। SI यूनिट में मास की यूनिट होती है kg, CGS यूनिट में मास की यूनिट होती है ग्राम होल टू द पावर -1। लेंथ की यूनिट आप मीटर रखेंगे, CGS में आप सेंटीमीटर रखेंगे होल टू द पावर -3। टाइम दोनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकेंड होता है होल टू द पावर -2। ये रेशियो 1 आ जाएगा, इस रेशियो और इस रेशियो की होल की पावर -1 लेनी होगी। देन वी विल गेट N2 इक्वल्स टू N1 kg अपॉन ग्राम इज 10⁻³ होल टू द पावर -1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर इज 10⁻² होल टू द पावर 3। You will get N1 into 10 to power -3 and 10 to power 6, यानी कि आपको N1 into 10 to power 3 मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि N2 की वैल्यू कितनी आ रही है, N2 इक्वल्स टू N1 into 10 पावर 3। तो पहली बात, N2 हमारा इंक्रीज हो रहा है तो आपकी यूनिट डिक्रीज हो रही होगी। N2 इज मच लार्जर देन N1, ठीक है। सो यहाँ पर N2 इंक्रीज हो रहा है तो U1 डिक्रीज हो रही होगी तो आपकी स्मॉलर यूनिट है। तो आप इस तरह से निकाल देंगे, N1 की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 पावर -11। इसमें आप 10 पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यू विल गेट N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 पावर -8 इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम में बात करें, यूनिट कन्वर्जन पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख ले हैं, मेंस 2011 में पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि N1U1 इज गिवन एज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इन सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच आपने L2 को यूनिट ऑफ लेंथ, आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यानी कि U2 के अंदर आपने लेंथ को 10 सेंटीमीटर के इक्वल लेना है, यानी कि आपने यूनिट चेंज कर दिया और M2 की वैल्यू यहां पर आपने 100 ग्राम, यानी कि जैसे हम ग्राम से केजी में चेंज करते हैं तो हमारा यूनिट क्या होता है कि ग्राम 1 ग्राम होता है, दूसरी सिस्टम यूनिट में 1000 ग्राम हमारा यूनिट बन जाता है। तो ऐसे कन्वर्जन में हम डेंसिटी की वैल्यू यहां पर जो गिवन है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
So we will use the same method that n1 u1 equals to n2 u2. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डेंसिटी की डायमेंशन अगर हम देखेंगे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज ml minus 3. So we can straight away we can say that n2 equals to n1 u1 over u2, which is equals to n1. u1 को आप लिख सकते हैं m1 l1 minus 3, m2 l2 minus 3. So will be given as n m1 over m2 or l1 over l2 and whole to the power minus 3. आप वैल्यूज रख देंगे इसमें। n1 की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपकी मास है ग्राम में, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका मास है 100 ग्राम, होल टू द पावर 1 है। लेंथ आपकी फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है सेंटीमीटर, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में है आपका 10 सेंटीमीटर, होल टू द पावर माइनस 3। सो यू विल गेट 4। यहां पर देखेंगे दिस इज ग्राम अपॉन 100 ग्राम, सो यू विल गेट 10 टू पावर माइनस 2। दिस इज 1 अपॉन 10, so 1 upon 10 whole to the power minus 3, so you will get 10 to power 3। ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। सो यू विल सी 10 टू पावर 3, 10 टू पावर माइनस 10, यू विल गेट 4 इंटू 10, दैट इज 40। तो n2 की वैल्यू 40 हो जाएगी, आपका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट विल सी अबाउट द मेजरमेंट्स। सो मेजरमेंट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लॉज डिटरमाइन करते हैं। सो वी नीड टू मेजर सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज। सो फॉर मेजरमेंट वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, एंड वी हैव सेवरल मेथड्स टू मेजर द डिफरेंट क्वांटिटीज। सो लेंथ को मेजर करने के लिए एक पैरेलैक्स मेथड है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या यूज होता है। पहले यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। वी नो कि 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। अगर 1 डिग्री की बात करें या 1 रेडियन की बात करें, दैट वुड बी 180 बाई पाई डिग्री। और 1 डिग्री को फर्दर हम डिवाइड करते हैं मिनट्स में। ये साइन है, इसको मिनट कॉल करते हैं। और ये डबल साइन यानी कि ये इसको सेकेंड्स कॉल करते हैं। सेकेंड ये टाइम की यूनिट नहीं है, बट ये इसका डिवीजन है। 1 डिग्री में वी कॉल दिस इज 60 मिनट्स, इसको फर्दर 60 मिनट्स में ब्रेक करते हैं। और 1 मिनट को फर्दर 60 सेकेंड्स में ब्रेक करते हैं। So you can say 1 degree consists of 60 minute and 1 minute consists of 60 seconds. So 1 degree will be equals to 3600 seconds. यानी कि ये फर्दर और डिवीजन है आपके डिग्रीज का। So हम यहाँ पर देखते हैं कि if theta is very small, theta is very small, we can write ये जो कर्व वाली लेंथ है that is equals to स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाएगी। और हम डी थीटा इक्वल्स टू एल, यानी कि ये लेंथ हम जैसे जानते हैं कि डी थीटा इक्वल्स टू एल कर्व वाली लेंथ होती है। अब थीटा स्मॉल होता है तो ये कर्व लेंथ और स्ट्रेट लाइन दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल। बट थीटा के पास इस रिस्ट्रिक्शन है, हमने इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना चाहिए। एंड थीटा मस्ट बी वेरी स्मॉल। अगर आप कर्व लेंथ को स्ट्रेट लाइन से आप इक्वेट कर रहे हैं, थीटा शुड बी मच स्मॉलर। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन में गिवन है द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ। एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। Given the diameter of earth is 1.76 into 10 to power 7 मीटर, यानी कि diameter of earth दे रखा है। Compute the distance of moon from the earth।
तो देखिए ये हमारा मून हो गया। मून को दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखा गया है और somehow we measured this angle and angle theta is given as 1 degree and 54 minutes. 1 degree and 54 minutes. So we can say this distance is much larger compared to this distance, or theta is very small. Theta is very small, so this curve length equals to the diameter. दो पॉइंट से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट A और B गिवन है, A and B. So I can say d into theta. d is the distance between earth and moon. हमने ये अप्रोक्स एवरेज डिस्टेंस लिया हुआ d, तो d इंटू थीटा इक्वल्स टू डायमेट्रिक, ये रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, ये रिलेशन निकालने के लिए हम बोल सकते हैं d इंटू थीटा इक्वल्स टू कैपिटल D यानी कि डायमीटर। स्मॉल d निकालने के लिए d को हम थीटा से डिवाइड कर देंगे। एक कन्वर्जन है, 1 सेकेंड को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। बच्चों इसको आप इस कन्वर्जन को याद कर सकते हैं, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। इस थीटा की हमें मेजरमेंट दे रखी है डिग्री, 1 डिग्री 54 मिनट, और 1 डिग्री इक्वल्स टू आप देख सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड दिस इज 54 मिनट। दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 144 मिनट। 144 मिनट्स को हम फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा। दिस विल बी 114 इंटू 60 सेकेंड्स, ये हो जाएगा। सो इसको अगर फाइनली हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 144 इंटू 60 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6, आप स्ट्रेट अवे इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो थीटा को आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। थीटा 1 degree and 54 minutes will come out to be 3.32 into 10⁻⁻2 रेडियन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी थीटा को हमें रेडियन निकालना है, रेडियन में चेंज कर लेंगे। डी अपने को गिवन है, कैपिटल डी गिवन है क्वेश्चन में 1.26 इंटू 10⁻7 मीटर डायमीटर गिवन है और इसको थीटा से डिवाइड कर देंगे, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन, और यू विल गेट अप्रॉक्स distance between moon and the earth is 3.8 into 10⁸ meters. So this is the use of parallax method. मेजरमेंट में फर्दर मूव करते हुए हम कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। किसी भी गिवन इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू मेजर की जा सकती है वो उसकी लीस्ट काउंट बोली जाती है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। And what is error? Error is the uncertainty in the measured. अब कभी भी किसी क्वांटिटी को आप मेजर करोगे, so there is a limit to what resolution you can measure. Let's say आपको एक स्टिक दी हुई है, स्टिक की आप मेजरमेंट कर सकते हो मीटर्स में कर सकते हो, फर्दर रिजोल्यूशन आप सेंटीमीटर में कर सकते हो, मिलीमीटर्स में कर सकते हो, और बहुत प्रिसाइज है तो आप माइक्रोमीटर्स में कर सकते हो। बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट्स। माइक्रोमीटर्स में कर सकते हो, उसके फर्दर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जा पाए। सो देयर इज अ लिमिट टू मेजरमेंट। सो अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट मीटर्स का अवेलेबल है जिसमें मीटर्स की डिवीजन है तो उससे आप मैक्सिमम मीटर्स का डिवीजन कर सकते हो। सो देयर वुड बी अनसर्टेनिटी। आपने जो मेजर्ड वैल्यू है और उसकी ट्रू वैल्यू है उसमें देयर विल बी अ वेरी लिटिल एरर। सो उस एरर को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट एंड दैट इज काउंटेड एज एरर। नेक्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। यानी कि इंस्ट्रूमेंट से जो आपने मेजर वैल्यू की है और उसकी ट्रू वैल्यू है उसमें कितनी प्रॉक्सिमिटी है, यानी कि हाउ मच द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। इफ इट इज मोर क्लोजर देन इट इज मोर एक्यूरेट। अगर बहुत ही पास होगी तो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगी, दूर होगी तो वहीं आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज प्रिसीजन। प्रिसीजन इज अप टू व्हाट रिजोल्यूशन लिमिट अ क्वांटिटी इज मेजर्ड।
प्रिसीजन होती है इंस्ट्रूमेंट की। लेट्स से आपने स्टिक को मेजर किया मीटर स्केल से, नेक्स्ट आपने मेजर किया सेंटीमीटर स्केल से। सो सेंटीमीटर हैज हायर रेजोल्यूशन, क्योंकि आपका मेजरमेंट है ना केवल मीटर्स में आएगा, आपको सेंटीमीटर्स की वैल्यू भी एक्यूरेट मिलने वाली है। सो द इंस्ट्रूमेंट हैज हायर रेजोल्यूशन, हैज द हायर प्रिसीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? डिजिट्स दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। आप मेजरमेंट कर रहे हो, मेजरमेंट में जो भी डिवीजन सर्टेनिटी से पता होता है, दैट आर significant, but we'll take one more uncertain digit with significant figures. आपके इंस्ट्रूमेंट से लेट से मेजरमेंट आती है 4.2 मीटर, सो विल टेक वन मोर 4.21। लास्ट डिजिट आपकी अनसर्टेन होगी, दिस इज अनसर्टेन एंड दिस इज द सर्टेन, यानी कि सर्टेनिटी से पता है दीज आर द सर्टेन डिजिट्स। So we add one more uncertain digit to the significant figure and these will be the significant figures. यानी कि कितनी significant digits हैं यहाँ पर 3 है। So there are certain rules to follow if we measure the significant figures. There are certain rules जिनको हमें significant figures या significant digit count करने में याद रखना होगा या ध्यान रखना होगा। पहला रूल दिया हुआ है यहाँ पर, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर आपको डिजिट दी हुई है 1024 5786, तो यहां पर सारी नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। सो यू विल गेट 52, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू होगी 7। ओके, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है और कहीं पर भी है, सो दैट वुड बी significant. Let's say 2.034, तो यहां पर आपकी all digits are significant because 0 is in between, significant figures की वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट थिंग इज 0 to the right of decimal and left of the first non-zero digits are not significant. For example, आपको इस तरह से कुछ वैल्यू है, यहां पर आपकी डिजिट यानी कि नॉन जीरो नहीं है, यहां पर भी जीरो है और डेसिमल के बाद भी आपकी 2 जीरो है। तो यहां पर डेसिमल के बाद यानी कि डेसिमल के राइट और नॉन जीरो, पहली नॉन जीरो डिजिट होगी 1, 1 के लेफ्ट में, डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में देयर आर 2 जीरोज। आप देख सकते हैं देयर आर 2 जीरोज एंड दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट सिर्फ लास्ट वाली डिजिट्स होंगी। सो वी विल गेट सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 3 ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये याद रखना। नेक्स्ट इज ट्रेलिंग जीरोज। जीरोज टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर डेसिमल है आपका, डेसिमल के बाद में आप देखेंगे दिस जीरो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, दिस जीरो इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बिटवीन नॉन जीरो नंबर। अब डेसिमल के बाद अगर ट्रेलिंग जीरो है दैट इज सिग्निफिकेंट, तो यहां पर ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती है। सो यू विल गेट यहां पर 3 and 2 5 and 1 6, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी आपकी 6। ये आपको याद रखना है। ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेट से आपका वैल्यू है 3200, तो यहां पर ट्रेलिंग जीरो, इफ देयर इज नो डेसिमल देन ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। अभी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 और 2 यानी कि सिर्फ 2 होंगी, 2 डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है 10 to the power sum n does not affect the significant figures. Let's say
someone write 4.23 into 10 power 5. आप इसको एक्सपैंड करके नहीं लिखेंगे, बट दीज विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इसको यूनिट कन्वर्जन में चेंज कर सकते हैं, सो ओनली दिस वैल्यू विल चेंज एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन सेम। Next thing is exact number has a infinite number of significant figures. Let's say if you multiply some quantity d with 2, तो आपकी सम d प्राइम आपकी क्वांटिटी आ रही है। तो ये आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस इज एग्जैक्ट नंबर, दिस इज नॉट द मेजरमेंट। जब मेजरमेंट नहीं है तो इसमें कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। यू कैन राइट इट एज 2, you can write 2.0 or you can write 2.00 and so on। आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं इसको। so it will have a infinite number of significant figures। ये significant figures के ऊपर होमवर्क है बच्चों, आपको ये करना है। यहाँ पर सर्टेन वैल्यूज दे रखी हैं, आपको सभी वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है कि हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर्स ईच वैल्यू कंटेन। ओके, so now coming to the, let's say we are given a value 4.700 meters। ये आपकी एक मेजर्ड वैल्यू है। सो यू कैन सी कि डेसिमल के बाद 7 आ रहा है और दीज आर द ट्रेलिंग जीरो। तो ये क्या होगा, ये सिग्निफिकेंट होंगी। सो ऑल 4 डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट, 4 डिजिट्स हो जाएंगे। अगर इसका हम यूनिट कन्वर्जन करें, लेट्स से इसको हम मीटर्स में चेंज करें, मीटर्स में आप क्या करेंगे, 10 की पावर 3, सॉरी एमएम में यू चेंज करें तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट 4700 mm। बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर रूल, अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 4 और 7 होंगी, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप देख रहे हैं कि पहले 4 थी और बाद में 2 हो गई। तो यानी यूनिट कन्वर्जन जैसे ही करते हैं हम, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने के चांसेस होते हैं। टू रिमूव दिस एम्बिग्विटी, यानी कि ये इशू ना हो, सो देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि वी हैव टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आप रैंडम किसी भी नोटेशन में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप इसको 4.700, 4.700, 47.00, 470.0 इस तरह भी लिख सकते हैं आप 10 की पावर्स में। बट देयर इज ए साइंटिफिक प्रॉपर नोटेशन, आप कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए। यू रूल क्या होता है, रूल होता है यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दिस थिंग, a इंटू 10 पावर b। जहां पर आपकी a क्या होना चाहिए, a 1 to 10 के बीच में होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी लेस देन 10 एंड इट कैन बी इक्वल्स टू 1। लेट से आपको ये दे रखा है 4.700 मीटर्स। तो आप इसको 4700 mm में नहीं लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन होता है कि आप इसको 4.700, आप इसको अगर mm में चेंज करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई 10 पावर 3 एंड यू विल राइट लाइक दिस। आपके पास इनिशियल भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 थी और बाद में भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहेंगी। यू विल नॉट राइट लाइक दिस। ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। होगा क्या, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने से यू विल अवॉइड दिस एम्बिग्विटी कि आपने यूनिट कन्वर्जन की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू चेंज हो गई है। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, जैसे हमें कोई एक क्वांटिटी दे दी जाए तो उसको हम हंड्रेड्स में काउंट करेंगे या थाउजेंड में काउंट करेंगे। उस तरह होता है कि आप बिलियंस में काउंट कर रहे हैं, मिलियंस में काउंट कर रहे हैं। तो उस तरह से होता है कि इस वैल्यू का मेजर्ड वैल्यू किस ऑर्डर की है। 10 की पावर 1 के ऑर्डर की है, 10 की पावर 2 के ऑर्डर की है, 10 की पावर 3 की है, यानी टेंस में, हंड्रेड में या थाउजेंड्स में। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर रूल्स है। रूल्स में क्या है, हम इसको भी a इंटू 10 पावर b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और a आपका कहाँ होना चाहिए, 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। आप ये नोट करें कि आपका क्या है, 5 की इक्वालिटी है एंड 0.5 की इक्वालिटी
नहीं है। तो यहां पर जो 10 की पावर होगी, जो भी 10 की पावर होगी, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 445 इंटू 10 पावर 3। सो यू विल राइट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो आप इसको 5 के अंडर में लाएंगे, यू विल राइट 4.5 इंटू 10 पावर 4। So order of magnitude of this measurement will be 4. So there are two example. Let's say 5 into 10 पावर 4। इसकी हम क्या करेंगे, तो आप ये देखो यहां पर इक्वालिटी दे रखी है। इक्वालिटी दे रखी है तो आप इसको 5 इंटू 10 पावर 4 ही लिखेंगे, एंड द 4 विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट थिंग इज 0.5 इंटू 10 पावर 5 लिख रखा है। तो आप यहां देखेंगे कि यहां पर इक्वालिटी नहीं है, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 के इक्वल हो सकती है। वी विल चेंज इट 5 इंटू 10 पावर 4 ओनली, एंड नाउ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 4। तो आप इस तरह से 5 और 0.5 को टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपका इन बिटवीन नंबर है, लेट से आपको दिया हुआ है 6.9 इंटू 10 पावर 6। So what is the order of magnitude? अब you can clearly see कि यहाँ पर 6.9 is greater than 5. So you have to change. आप इसको वैल्यू चेंज करेंगे 0.69। तो आपका देखेंगे इस रेंज में आ गई है ये वैल्यू, एंड यू विल राइट इट 10 to power 7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ जैसा बच्चों आप जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में आपने थोड़े से रूल पढ़े हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। लेट्स से हमें एक वैल्यू दी गई है राउंडिंग ऑफ में, हम इसको अगर 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करें, 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ करें, यानी कि हमें ये आंसर 2 डिजिट में चाहिए। सो वी विल लुक एट द थर्ड डिजिट। अगर ये 5 से ज्यादा है तो इसको हम एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इसको हम प्रीवियस डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इस 87 को 90 से रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज ग्रेटर देन 5, सो इट विल बी 6.9। इजी। इसी नंबर को अगर 6.87 को आपने वन डिजिट में देखना है, वन डिजिट में देखना है, यानी कि आपको वन डिजिट में रिप्रेजेंट करना है, तो वन डिजिट से नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 8 है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी वन डिजिट है जिसमें आपने रिप्रेजेंट करना है, आप इसको क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो वन डिजिट में अप्रॉक्स करेंगे तो आप इसको 7 करेंगे, 2 डिजिट में अप्रॉक्स करेंगे तो 6.9 करेंगे। जैसे इसको देख लेते हैं, अगर आप इसको 2 डिजिट में करेंगे तो ये देखिए, 2 डिजिट में आपको करना है, आप नेक्स्ट डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, इट इज लेस देन 5, देन यू विल रिमूव इट, इट विल बिकेम 6.8। अगेन आपको अगर 6.83 को वन डिजिट में करना है तो वन डिजिट कौन सी होगी, ये होगी। सो यू विल ऑब्जर्व द नेक्स्ट डिजिट, दिस इज 8 एंड ग्रेटर देन 5, देन दिस डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 एंड द अप्रोक्सीमेशन विल बी 7। बात आती है कि अगर इसको आपने 2 डिजिट्स में करना है और लास्ट में आपका डिजिट है 5, 2 डिजिट में आपको करना है, तो आप नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे, इफ दिस इज 5। तो इसके लिए रूल होता है बच्चों, अगर यहां पर आपकी लास्ट डिजिट 5 है तो आप प्रीवियस डिजिट को देखेंगे, अगर ये इवन होती है सो यू विल कीप इट सेम, अगर ये इवन है यू विल राइट 6.8 ओनली। नेक्स्ट में देखो ये क्या है, ऑड है, आपको 2 डिजिट में करना है और ये लास्ट डिजिट इज 5। अगर ये ऑड है तो आप इसको क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, लाइक आप देखिए इसकी प्रॉक्सिमिटी में यू कैन राइट 6.7 एंड यू कैन राइट 6.8। दो प्रॉक्सिमेशन है, अगर 2 डिजिट में लिखना है तो आप विच विल बी द बेटर वे। तो यहां पर क्या लिखा जाता है, 6.8, क्योंकि आपको लास्ट डिजिट यहां पर इवन लिखी जाती है, तो इसलिए ये रूल बनाया जाता है कि अगर आपकी प्रीवियस डिजिट ऑड है तो आप उसको इंक्रीज करके इवन कर देंगे, क्योंकि इवन आप इसको रिमूव करते तो 6.7 रहता, आप इसको इंक्रीज कर देते तो 6.8, सो यू विल गेट द इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वैल्यू दी गई है
4.355। आपको क्या करना है, 3 डिजिट्स में अप्रॉक्स करना है, तो आप फोर्थ डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, इट इज ए फिफ्थ। अब ये देखेंगे इट इज अ 5, तो आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे 4.36। ये अप्रोक्सीमेशन होगा अगर 3 डिजिट्स में करना है। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। यहां पर हम एरर्स को क्लासिफाई करेंगे। दे आर टू टाइप्स ऑफ एरर मेजॉरिटी से, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं जो कंट्रोल हो सकते हैं, कंट्रोल लेबल होते हैं। उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट की डिफेक्ट और डिजाइन की इशू होती है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो इट विल गो इनटू द सिस्टमैटिक एरर। आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर जैसी चीज में चेंज आ जाए, आप मेजरमेंट कर रहे हो, वो वैल्यू टेम्परेचर प्रेशर के साथ चेंज हो सकती है। तो लाइक आप विंटर्स में मेजर कर रहे हो एंड समर्स में मेजर कर रहे हो, तो आपके टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी मेटल की लेंथ टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, तो यू कैन हैव द एरर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सम एनवायरमेंटल इश्यूज। सो दैट कैन बी रिमूव्ड अगर आप टेम्परेचर उसी को सेलेक्ट करें या फिर वेदर कंडीशन सेम सेलेक्ट करें, यू कैन रिमूव इट। ऑब्जर्वेशन एरर, एरर क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर सोर्स प्रिकॉशंस वगैरह ना लें, या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर सेटिंग आपने नहीं की है, दैट इज द ऑब्जर्वेशनल एरर, जो इसको पर्सनल एरर भी बोलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द पर्सन मेजरिंग द वैल्यू। रैंडम एरर इज अनकंट्रोलेबल, ये अननोन होता है इसकी, जैसे आपकी पावर फ्लक्चुएशंस हो गई, या फिर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन सम वाइब्रेशंस आर देयर, और आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर आ जाएगा। एंड वन इज लीस्ट काउंट एरर। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी क्या होता है, आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स, यू कैन नॉट रिमूव, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो इसको आप रैंडम एरर में रखते हैं, बट इफ यू कैन चेंज द इंस्ट्रूमेंट यू कैन रिमूव इट। तो इसको लीस्ट काउंट को रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर दोनों में रखा जाता है। इट इज गिवन इन द एनसीईआरटी बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, शुड रिमेंबर इट। ओके। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको एरर्स रिड्यूस करने हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज कर देंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे और सभी से वैल्यू लेंगे। तो उससे क्या होता है, एवरेज वैल्यू लेते हैं और उससे हमारा एरर सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाता है।